आईआईएम से एमबीए करने के बाद शर्मा जी के बेटे की लगी 1 करोड़ की नौकरी। एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद कितने स्टूडेंट्स की 1 करोड़ से ज़्यादा की नौकरी लगती है। जब भी किसी मीडिया हाउस, कोई न्यूज़पेपर आपको ऐसा बता रहा है कि 1 करोड़ का पैकेज लगता है, तो एक बार के लिए तो हम थोड़े हिल जाते हैं कि हाँ, 1 करोड़ का पैकेज लग भी सकता है। और हम ऐसा अज्यूम करने लग जाते हैं कि हाँ, उनकी इन हैंड सैलरी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपीज़ पर मंथ होगी। लेकिन क्या सच में ये इंडिया में पॉसिबल है? क्या आपको इंडिया में 1 करोड़ की फिक्स सैलरी बीटेक और एमबीए करने के बाद मिल सकती है? क्या हमारा जॉब मार्केट सच में इतना अच्छा है? और क्या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड एमबीए इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि उनकी ग्रेजुएट होने के बाद ही 1 करोड़ फिक्स सैलरी लग जा रही है? टैलेंट की तो बात मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर हम मार्केट फोर्सेस एंड जॉब इकोनॉमी के बारे में देखें तो ऑब्वियसली 1 करोड़ की फिक्स सैलरी तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो क्या जो ये न्यूज़पेपर वाले, मीडिया हाउस वाले एंड कॉलेज वाले जो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ की पैकेज लगी है, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, टेक्निकली देखा जाए तो वो सच ही बोल रहे हैं। ऑन पेपर उनकी सैलरी 1 करोड़ ही है। सीटीसी उनका जो है वो है 1 करोड़, लेकिन उनकी जो एक्चुअल सैलरी है उसमें और सीटीसी जो उनको मिला है उसमें काफ़ी फ़र्क है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 तरीके बताऊंगा जिससे कि 1 करोड़ का पैकेज बहुत ल्यूक्रेटिव जो आपको लगता है वो एक्चुअली में इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स को बस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा, ये जो इंडिया में जो जॉब्स लगते हैं 70 लाख के, 80 लाख के, 1 करोड़ से ज्यादा के, मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स आर बेस्ड ऑन कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग यू रोल्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड नॉट इन डोमेस्टिक इंडियन मार्केट्स। अगर हम बिग टेक की बात करें तो आपकी गूगल की, फेसबुक की, माइक्रोसॉफ्ट की, पेपैल की, इन टाइप की कंपनीज में जो नौकरियां लगती है जो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, वो यूएस मार्केट की होती है। और अगर आप इंडियन मार्केट एंड यूएस सैलरीज की परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कंपेयर करें सैलरीज को, तो जो यूएस की जो यूजुअली $100,000, $120,000 की सैलरी होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ की सैलरी, वो इंडिया की 25 to 30 लाख पर एनम की सैलरी का ही परचेसिंग पावर रखती है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि आप फॉरेन मार्केट में थोड़ा पैसे बचा के उसको इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करा के आपको एक थोड़ा लेवरेजिंग पावर मिलता है, लेकिन आपके खर्चे भी उतने ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अगर आप रहते हो तो। अगर मैं एमबीए की बात करूँ, आईआईएम से ग्रेजुएट करने के बाद, अच्छे कॉलेज से एमबीए करने के बाद, कुछ ऐसी कंपनीज होती है, रिटेल बेस्ड कंपनीज होती है जो मिडिल ईस्ट में जॉब्स देती है, दुबई में जॉब देती है, अबू धाबी में जॉब देती है। कुछ एफएमसीजी कंपनीज होती है, जैसे टोलराम ग्रुप एक कंपनी है जो एफएमसीजी बेस्ड कंपनी है, जो उनकी पोस्टिंग जो होती है जॉब्स की, वो कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, केनिया, घाना, इन टाइप की कंट्रीज में उनकी पोस्टिंग होती है, और उनकी सैलरीज अराउंड 70 से 80 लाख होते हैं। और उनकी जो सीटीसी होती है उसमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, जो मैं आगे के पार्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा अबाउट स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंपोनेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सीटीसी, जो सिर्फ 1 या 2 बार ही एप्लीकेबल होता है आपके लिए। एग्जाम्पल, ज्वाइनिंग बोनस एंड रिटेंशन बोनस। जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो सकता है कि आपको कंपनी 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दे रही है, और हो सकता है कि 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 2 लाख का रिटेंशन बोनस दे, 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 2 या 3 लाख का रिटेंशन बोनस दे। तो ये 1 या 2 टाइम्स पे आउट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो अमाउंट है ये आपको बार बार मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जो अमाउंट है इसको सीटीसी में ऐड किया जाता है, ताकि जब कंपनी आपके कैंपस में आए तो ऑन कैंपस उनका सीटीसी सबसे ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। सो दिस इज नथिंग बट अ टैक्टिक दैट दीज कंपनीज यूज टू इन्फ्लेट द सीटीसीज व्हेन दे कम टू रिक्रूट स्टूडेंट्स ऑन कैंपस। तो ये जो ज्वाइनिंग बोनस है, रिटेंशन बोनस है, वो आपके 3rd या 4th ईयर से आपकी सीटीसी का पार्ट ही नहीं होने वाला है। Hence, what is important is the fixed component of your salary that you will get year on year and not something that you may get only once you join that particular company. Next, एक और component की हम बात करते हैं which is used to inflate the CTCs, और वो है variable component। और फिक्स्ड कंपोनेंट तो वो अमाउंट होता है जो आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मिलता है, लेकिन इस सीटीसीज में 30 to 35% वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है। हर कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है। कुछ कंपनीज में 20 होता है, कुछ कंपनीज में इट गोज एज हाई एज 40% ऑल्सो। तो वेरिएबल कंपोनेंट बेसिकली मतलब ये कि द वेरिएबल कंपोनेंट दैट यू विल गेट विल बी डिपेंडेंट ऑन ईदर योर परफॉर्मेंस, आप उस कंपनी में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, और ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ऑल्सो, कि कंपनी उस पर्टिकुलर मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनीज के बॉटम लाइन, टॉप लाइन सब डिक्लाइन में चल रहे हैं, तो आपको कंपनी वेरिएबल कंपोनेंट नहीं देती है। अगर आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके वेरिएबल कंपोनेंट की डिपेंडेंसी कंपनी की नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में भी रेस कर सकती है। इफ कंपनीज फेल टू सिक्योर अ सेकंड राउंड और अ थर्ड राउंड और अ फोर्थ राउंड ऑफ फंडिंग, तो हो सकता है कि आपका वेरिएबल कंपोनेंट वहां पे नहीं मिले आपको। सो दीज कंपोनेंट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, इसलिए वो चाहे तो आपको दे सकते हैं और ना चाहे तो आपको नहीं दे सकते हैं। दे आर नॉट लायबल टू पे दिस, और ये चीजें वो आपके ऑफर लेटर में काफी डिस्टिंक्टली लिख भी देते हैं। और लास्ट में अब हम बात करते हैं ईसॉप्स के बारे में। तो बहुत सारी कंपनीज ईसॉप्स को डाल के सीटीसी को इन्फ्लेट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ईसॉप्स के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ईसॉप्स का मतलब बेसिकली होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस।
ये स्टॉक्स नहीं है जो आपको मिल रहे हैं, दीज आर नथिंग बट ऑप्शनल स्टॉक। कंपनीज आपको एक ऑप्शन दे रही है उनकी कंपनी का स्टॉक ओन करने का। एंड दीज ESOPs आर नथिंग बट अ रिटेंशन स्ट्रेटेजी दैट कंपनीज यूज टू रिटेन द बेस्ट टैलेंट इन देयर कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताता हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए विथ रिगार्ड्स टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। पहला होता है वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड का मतलब बेसिकली है कि जो आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में अमाउंट मिल रहा है ESOPs का, दैट विल नॉट बी गिवन टू यू इमीडिएटली वंस यू ज्वाइन द कंपनी। वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो पार्ट्स में आपको एक एक साल में करके ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स मिलेगा, और उस 4 to 5 ईयर्स पीरियड को हम वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। हो सकता है कि आपके एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको 25% अमाउंट मिले, 25% अमाउंट सेकंड वाले पीरियड होने के बाद मिले, थर्ड 25% जो कंपोनेंट आपको थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद मिले, और 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको वो फुल ESOPs मिलेगा। सो इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द एंटायर ESOPs वैल्यू दैट हैज बीन मेंशन्ड इन योर CTC, यू हैव टू सर्व इन द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। एक और टर्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिसका नाम है क्लिफ पीरियड। अब क्लिफ पीरियड का मतलब ये दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू नीड टू बी इन दैट कंपनी टू बी एलिजिबल फॉर ESOPs। अब हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो 1 साल हो। आप सपोज कंपनी में ज्वाइन किए और आपने 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद ही आपको वो जो फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टॉक का 25% जो पोर्शन है वो आपको तभी मिलेगा, उसके पहले आपको नहीं मिलेगा। और थर्ड होता है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब ये कि आप कितने टाइम में उस पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस को स्टॉक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। कुछ कंपनीज के लिए वो 3 महीने होते हैं, कुछ कंपनीज के लिए वो 1 साल होता है, कुछ कंपनीज 2 साल 3 साल तक का ऑप्शन देती है जिसमें आप ESOPs को लिक्विडेट करके स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो ESOPs के पैसे होते हैं वो आपको तभी मिलते हैं व्हेन देयर इज अ मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट व्हिच इज हैपनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। जैसे कोई एक राउंड ऑफ फंडिंग उठाया तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ गई, तो आपके जो स्टॉक के वैल्यूएशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। या तो कंपनी IPO में जा रही है, वो मार्केट में लिस्ट होने वाली है, तब हो सकता है कि आप उस स्टॉक्स को लिक्विडेट कर पाओ। तो वो जो वेल्थ है आपके पास, जो ESOPs का वेल्थ है, दैट इज ओनली ऑन पेपर एंड दैट इज नॉट लिक्विडेटेड वेल्थ दैट यू विल हैव। इसलिए इवन दो ESOPs एक अच्छा टूल है आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी में ओवर अ लॉन्ग पीरियड रहना चाहते हो, लेकिन आप तो किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको काम अच्छा नहीं लगे, वहाँ का कल्चर आपको अच्छा नहीं लगे, और आप किसी एक और कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो इन क्लॉजेस के कारण आप उस कंपनी में ऑब्वियसली 4-5 साल वेस्ट तो नहीं करना चाहोगे, राइट। इसलिए आपको ये सब इंश्योर करना है कि जो CTC में ESOPs का पार्ट है वो आपका लिक्विड कैश नहीं है। इसलिए इस चीज़ को आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो ओवरऑल जब भी आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी मीडिया आर्टिकल में देखें कि किसी इंडिविजुअल को 60, 70, 80 लाख, 90 लाख का पैकेज और 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिला है, तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के साथ हो रही है, एंड दोज कंपनीज आर यूटिलाइजिंग दोज टैक्टिक्स ऑफ इन्फ्लेटिंग CTCs टू अ वेरी हाई नंबर, ताकि वो उस पर्टिकुलर कैंपस में दिखे कि वी आर दी टॉप पेइंग कंपनी, एंड वो सबसे अच्छे बच्चों को वहाँ से लेके जा सके। तो जनरली मैं अगर बात करूँ तो इन पर्टिकुलर कंपनीज की जो इतने हाई पैकेजेस देती है, उनकी जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं दैट में वेरी फ्रॉम 40% टू 60-65%, एंड जनरली वो 75-80% तक उनका फिक्स्ड कंपोनेंट जाता ही नहीं है। तो अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर किसी की 60 लाख की नौकरी लगती है तो उसका फिक्स्ड कंपोनेंट विल बी समवेयर अराउंड 30 lakhs और 35 lakhs, बेस्ट के सिनेरियो जिसमें मैं बता रहा हूँ। तो इनकी जो इन हैंड सैलरी होगी दैट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5 lakhs, एंड नॉट 3 to 4 lakhs व्हिच वुड हैव बीन द केस अगर उसका पैकेज एक्चुअल में 60 लाख का फिक्स कंपोनेंट होता। तो सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको काफी क्लैरिटी दी विद रिगार्ड्स टू दीज इनॉर्मस इन्फ्लेटेड पैकेजेस दैट आर फ्लोटिंग अराउंड इन IIMs, एंड आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया भी लग गया हो कि ये जो पैकेजेस है वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं और एक्चुअल रियलिटी जिसकी कुछ और ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।